हेलो बच्चों, पार्टी कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो सबसे पहले भाई आज की क्लास ना मैं बता देती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि आप सबको पता है कि भाई एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम सिर्फ ये नहीं कि हाँ ठीक है स्कूल के एग्जाम है तो ऐसे दे देते हैं, नहीं भाई, वो एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पर ही आपके स्कूल के टीचर्स जो होते हैं ना, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स, ठीक है, वो सब डिसाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है ताकि उनको भी ये लगे अगर आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे तो भाई बच्चा तो बहुत अच्छे से पढ़ता है, तो वो आपको फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, यानी कि 30 नंबर आपको इंटरनली दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे यहाँ पे चांस बन जाते हैं कि वो आपको 27 28 नंबर दे दें। लेकिन अगर आप स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो वो अच्छा मार्क्स नहीं देते हैं। एंड मैं बता देती हूँ इन मार्क्स की इंपॉर्टेंस, ये आपके परसेंटेज को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो जितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक ये सोच रहे थे कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो मैं बता दूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड जो बच्चे याद रखना कि आप बोलते हैं हम टॉपर की खासियत क्या होती है, टॉपर की खासियत ये भी, खासियत अगर मैं बात करूँ ये भी होती है कि वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी उनके एग्जाम है हाफ ईयरली, तो वो उसको भी बहुत अच्छे से देंगे। उनके प्री बोर्ड आएंगे वो उसमें भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि सीधा बोर्ड में, बोर्ड तो करना ही है भाई हमें टॉप, लेकिन तैयारी तो पहले से शुरू करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बेटा, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, तो सबसे पहली चीज़ आपको जो भी चीज़ें हैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके करो। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी बेटा उसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए थे। एंड हाफ ईयरली एग्जाम जो है उसकी तैयारी हम लोग इसलिए करा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो, जो चैप्टर हो गए एटलीस्ट उनका रिविजन हो जाए। हम तैयारी तो बहुत ही अच्छे से करेंगे, लेकिन एटलीस्ट अभी साथ साथ हो रही एग्जाम के लिए आपको तैयार कर रहे हैं तो आपको खुद से भी तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर गाइस शुरू कर देते हैं एग्जाम स्पेशल क्लास। तो फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दीजिए क्लास को। एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी बचे हुए हैं सब्जेक्टिव, है ना, यानी कि वेरी शॉर्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो आज हम देखने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चंस को, बताऊंगी कि क्वेश्चन कितना क्या क्या लिखना है, अगर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो वो सब बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज और बता देती हूँ कि दहाड़ 3.2 आ चुका है, जहां पर बेटा नवंबर में शुरू हो जाएगा लाइव रिविजन। तो आप चाहते हो कि आपका भी जल्दी से सिलेबस आपका अच्छे से कवर होकर रिविजन आपको करना है लाइव, तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और भाई आ रहा है रक्षाबंधन, तो सभी को एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन गाइज। एंड यहाँ पर रक्षाबंधन के आपके त्योहार पर अगर हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पर सभी कोर्सेज पर जो है 50% का सेल दिया गया है। भाई रक्षाबंधन का त्योहार होता ही इतना खास है भाई बहन के लिए, है ना। तो भाई इसी रिश्ते के लिए भाई यहाँ पे अगर हम बात करें, जितने भी भाई हैं वो अपने बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं जो उनकी बहनें पढ़ रही हैं। तो भाई यहाँ पे कोर्सेज पर, सभी कोर्सेज पर 50% का ऑफ दिया जा रहा है, ठीक है। एंड एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन गाइस, अच्छे से फेस्टिवल को मनाइएगा। चलिए तो भाई यहाँ पर बढ़ते हैं आगे की तरफ एंड शुरू कर देते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका क्या, कि निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से पहले भी एक चीज़ बता देती हूँ, वैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि काफ़ी बच्चे बोलते हैं बैच को ज्वाइन कैसे करें। तो बेटा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका एक गूगल फॉर्म का यानी कि लिंक पड़ा हुआ है, उस पर भी क्लिक करके आप फॉर्म को फिल कर दो, या फिर आपकी जो स्क्रीन पर नंबर होता है आप इस पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। आपको जो ईजी लगता है वो कर दो। अगर ऐप से खुद से कोर्स ले रहे हो तो बहुत थोड़ा सा अगर अच्छे से पता है तो ही लीजिएगा, वरना अगर आप हमें इस नंबर पर कॉल कर देंगे तो आपको बिना किसी परेशानी के कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा, सो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है निषेचन किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है ये, अक्सर जो क्वेश्चन आता है गाइस ये 1 या फिर 2 नंबर में आता है। तो निषेचन क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि नर तथा मादा युग्मक, यानी कि नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, निषेचन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नर तथा मादा युग्मक के संलयन को, संलयन क्या होता है, बेसिकली मिलना, है ना, तो उनको हम निषेचन कहते हैं। 1 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। एंड याद रखना जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये सारे बोर्ड के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, और जितना बताऊंगी उतना ही तुम्हें बस करना है, उससे बाहर तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, क्लियर। चलेगा, नेक्स्ट है कि युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित होता है या अगुणित होता है। ये अक्सर क्वेश्चन बहुत बार आया है, जितने आप आज क्वेश्चन करने वाले हैं हर साल रिपीट पर हैं, स्कूल के एग्जाम के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट है। युग्मनज क्या होता है कि भाई मैंने बोला बेटा ये अंडाणु था, शुक्राणु आया इसके पास, दोनों क्या हुए, आपस में मिले, ठीक है। अब दोनों आपस में अगर मिल जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे निषेचन हो जाएगा, यानी कि
युग्मकों के मिलने पर क्या हुआ, निषेचन, और निषेचन के बाद अगर मैं बात करूं क्या बनता है, जाइगोट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। ठीक है। एंड यहाँ पर ये क्या होता है, एन अवस्था में, अगुणित अवस्था में, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो ये हो जाता है 2n, यानी कि युग्मनज कैसा होता है हमारा, द्विगुणित। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, लैंगिक जनन को परिभाषित करो। लैंगिक जनन क्या होता है कि भाई वह जनन जहां पे, यानी कि अगर हम बात करें, आप इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो, भाई वह जनन जहां पे निषेचन की क्रिया होती है, वह जनन जहां पर युग्मकों का निर्माण होकर निषेचन की क्रिया होती है, फिर जायगोट बनता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन होता है जहां पे दो जीवों की आवश्यकता होती है। तो आपको जो डेफिनेशन बेटा इजी लगती है आप इनको लिख सकते हैं। क्लियर है। तो लैंगिक प्रजनन को परिभाषित करना था, तो बेटा यहाँ पे क्या होते हैं कि दो जीवों की आवश्यकता होती है बेसिकली, जिसमें से एक बेटा आपका नर होता है और एक आपका बेटा मादा होते हैं। ठीक है, युग्मक बनते हैं, निषेचन होता है, एंड देन यहाँ पे क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी एंड परपोषण में क्या अंतर होता है। तो भाई स्वपोषी परपोषी कह सकते हो, स्वपोषण परपोषण कह सकते हो। तो बेसिकली अगर हम यहाँ बात करते हैं तो क्या होता है कि भाई स्वपोषी पोषण क्या होता है कि भाई जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, है ना, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लियर। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा, हरे पेड़ पौधे। क्लियर, क्योंकि आपको भी पता है क्या करते हैं भाई, अपना भोजन खुद से बनाते हैं। याद रखना, या तो याद सकते हैं कि स्वपोषी और यानी कि स्वपोषी जो पोषण होता है, यानी कि भाई जो आपका बेसिकली स्वपोषण होता है, ठीक है, और जो परपोषण होता है उनमें क्या होता है, क्योंकि स्वपोषी जीव क्या है भाई, जो अपना खाना जो खुद से बना रहे उस जीव को हम स्वपोषी कह देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे स्वपोषी पोषण और परपोषण में अंतर इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो भाई क्या होगा, और परपोषण क्या होता है भाई, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, परजीवी और मृतोपजीवी की बात कर रहे हैं, तो परजीवी क्या होते हैं, एंड याद रखना जब भी अंदर पूछे जाएंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि एक तरफ यानी कि वो जिसमें जिससे पूछा गया और जिसमें पूछा गया है, यानी कि दोनों का अपोजिट साइड जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि आखिर परजीवी और जो आपके भाई मृतोपजीवी होते हैं, बेसिकली इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं परजीवी की आपसे बात कर लेती हूँ गाइस, तो वो क्या होता है, परजीवी क्या होते हैं कि भाई जिसमें एक जीव जो होता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनो यार, बातें नहीं करना है, जितना ध्यान से सुनोगे तुम्हें सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सब पढ़ाया हुआ है, सिर्फ रिवीजन ही करना है ना। एंड पढ़ाया मैंने इतने अच्छे तरीके से कि तुम्हारा कोई भी टॉपिक ऐसे वीक नहीं रहेगा, तो तुम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी वे में आराम से अपना, अगर मैं बात करूँ ना बेटा, अपना जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे तरीके से रिविजन करके अपने हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स ले सकते हो। फिर जब प्री बोर्ड होंगे तब और अच्छे से मार्क्स ले पाओगे, फिर बोर्ड में तो फिर तो आने ही बेटा, अगर अभी अच्छे से ले पाओगे मार्क्स तो, है ना। चलिए चलो, तो बहुत ध्यान से समझो, हमेशा जरूर नहीं बातें करना। अभी मैं आपसे ये नहीं पूछी फटाफट आंसर दो मुझे कमेंट में, अभी मैं सिर्फ आपको चीजें समझा रही हूँ, आपको इवन पढ़ा रखा है मैं फिर भी समझा रही हूँ कि किस तरीके से क्या चीजें लिखनी है। तो ध्यान से एक बार समझिए, क्योंकि बहुत जरूरी चीजें हैं, नहीं समझोगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी, है ना। तो परजीवी क्या होते हैं बेटा, जिसमें एक जीव क्या होता है, दूसरे जीव पर क्या होता है बेटा, निर्भर होता है, किसके लिए, अपने खाने के लिए। ठीक है, ठीक, लेकिन उसको जान से नहीं मारता है। तो भाई परजीवी का एग्जाम्पल क्या हुआ, अगर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, अमरबेल, ठीक है।
अमरबिल, आपका जू, जोंक, ये सब इसी में आ जाते हैं। लेकिन मृतोपजीवी कौन होते हैं? जो दूसरा जो भाई यानी कि अगर हम बात करें मरे सड़े गले जीवों को जो खाते हैं, जैसे आपका इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जीवाणु हो गया, कवक हो गया। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, बोल रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? बेटा ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये आपसे ना 3 से कम 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है बता देती हूँ, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, नंबर के साथ बता रही हूँ। आंड लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? ये परिभाषा 1 नंबर में आएगी। स्वयं पोषण और परपोषण में अंतर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। सेम आपका परजीवी वाला भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। एंड ये आपका 3 से 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका डायग्राम भी बेटा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी इसकी थ्योरी है। डायग्राम नहीं बनाओगे नंबर कट जाते हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम हेडिंग का क्या सीक्वेंस रहता है, किस सीक्वेंस में हमें अपना आंसर लिखना होता है। सबसे पहले बेटा आपको लिखनी होती है परिभाषा। ठीक है, जब आप परिभाषा लिख देते हैं कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो क्रिया है जिसके जरिए जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, फिर आप एक लाइन लिखते हो क्या, जब ये वाली लाइन आप लिख देते हैं कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्लियर परिवर्तन, ओके है। तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये लाइन जाती है उसके बाद। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे, इसकी एक लाइन, देन ये वाला आप लाइन लिखेंगे। फिर उसके बाद जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान। ठीक है, जब आपका ये प्रकाश संश्लेषण का स्थान हो जाएगा, आप बताएंगे कि भाई प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? पौधे के जो पत्ती होती है उस पत्ती में हरित लवक नाम की एक संरचना पाई जाती है। उस संरचना के अंदर जो क्लोरोफिल के कण होते हैं वहां पर, यानी कि उन क्लोरोफिल अणुओं की सहायता से होती कहाँ है? हरित लवक के अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थान लिख दोगे, फिर आप क्या लिखोगे? मुख्य अवयव क्या है आखिर, यानी कि भाई आखिर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें किन तत्वों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट हेडिंग जाएगी बेटा वो जाएगी क्रियाविधि। ठीक है, जिसमें क्रियाविधि आप लिखेंगे। ठीक है, इसी के अंदर आप बनाते हैं डायग्राम को। एक एक चीज बता रही हूँ, आपको कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी के अंदर मेरे बच्चे आप लिखते हैं यहाँ पे समीकरण को। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, चलिए फटाफट से एक बार इसको नोट डाउन कर लो, जितनी भी हेडिंग्स हैं। ठीक, हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बेटा ये वाला डायग्राम आप बना दीजिएगा। ठीक है, एंड सबसे पहले अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो भाई स्टोमेटा में खुलने और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बंद होने की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन उन्होंने क्या है कि भाई आपको ये करना है। तो भाई स्टोमेटा क्या होते हैं? बेसिकली स्टोमेटा होते हैं रंध्र, जिसके अंदर बेटा डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ जहाँ पर बेटा मैंने आपको बोला है कि ये डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट मीन वो डायग्राम बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे ये वाला डायग्राम जाता है, जहाँ पर आपका क्या हो जाता है
कि एक होता है आपका खुला, एक होता है बंद, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये बताइए, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट ना लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि रंध्र इस तरीके से खुलते हैं। नहीं भाई, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि का, यानी कि एक तरीके से उनकी प्रक्रिया है, उनका सचित्र वर्णन करना है। तो भाई आप डायरेक्ट आंसर कब किसी भी क्वेश्चन लिखने से पहले याद रखना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ स्टोमेटा के बारे में पूछा गया है, तो यानी कि उनके खुलने और बंद होने की क्रियाविधि किस तरीके से, क्या उसकी प्रक्रिया है, तो पहले थोड़ा सा रंध्र के बारे में बता दीजिए, ठीक है। सब इस तरीके से हेडिंग डालकर, ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको नंबर दिलाती हैं एक्स्ट्रा। हेडिंग डाली आपने, एक हेडिंग भी बढ़ गई, है ना, और काम की भी है। रंध्र क्या होते हैं भाई, पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, जिनकी वजह से वो गैसों का विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को करते हैं। अब फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया, ठीक है। फिर आपकी ये हेडिंग गई, उसके अंदर आप लिखोगे किस तरीके से रंध्र खुलते हैं, किस तरीके से रंध्र बंद होते हैं। हमें पता है कि जब रंध्र खुलने वाले होते हैं, क्या होता है कि जो अंदर वाली भित्ति होती है वो बाहर की किस पे बेटा, पतली भित्ति पर क्या करती है भाई, दबाव डालती है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से रंध्र खुल जाते हैं, ठीक। द्वार कोशिकाएं क्या करती हैं, रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रियाविधि है उसको कंट्रोल करती हैं। यानी कि भाई द्वार कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ता है। काफी बच्चे बोलते हैं कि क्या मैम कलर करने हैं, यही बोलूंगी, अगर कलर करने का पैटर्न पता है आप, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही लाइट कलर हम लोग यूज करते हैं। 10th क्लास में डार्क कलर बिल्कुल अवॉइड करने को बोला जाता है कि 10th को कलर नहीं करने देना है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कलर कैसे करने हैं, इसलिए अक्सर स्कूल वाले बोल देते हैं नहीं कलर नहीं करने तुम्हें, वो सिर्फ पेंसिल से बना के छोड़ना है। तो बेटा यही बोलूँगी। एंड 10th में इतना ज़्यादा वो भी नहीं होता, सिर्फ बायोलॉजी में डायग्राम बनाने होते हैं। तो अगर आपको कोई मिल जाता है, कलर पता है कैसे लाइट कलर तरीके से करना है, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उनको देख सकते हो जाके। एंड साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ किस तरीके से कि कलर किस तरीके से करना है बेसिकली, तो बहुत लाइट प्लस आउटलाइन जरूर करनी पड़ती है। वीडियो में आप जाओगे आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है, किस तरीके से करना होता है। लेकिन अगर कलर नहीं पता, आप सुंदर सा पेंसिल से बनाकर आ जाओ तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। कलर नहीं करेगी क्या मैम मार्क्स कटेंगे, नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, लेबलिंग सुंदर सी करना। लेबलिंग क्या होता है बेसिकली, जो आप नाम को लिखते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बेटा प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में आखिर अंतर क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की अगर मैं बात करती हूँ, आपको पता है ये क्या क्रिया है भाई, ये वो क्रिया है जिसके अंदर भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। ये वो क्रिया है जहाँ पे जो आपका खाना होता है ना, जहाँ से भोजन को क्या किया जाता है, भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त किया जाता है। क्लियर, ठीक है। आगे आ जाइए नेक्स्ट पे। अब अगर हम यहाँ की बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे सूर्य की आवश्यकता होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए यहाँ पे O2 जो होती है वो बाहर निकलती है, यहाँ पे O2 की उपस्थिति में क्रिया होती है। तो इन पॉइंट्स को बना के जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेरे बच्चे कि मनुष्य के आमाशय में अम्ल की जो भूमिका है उसको बताइए। तो मनुष्य के आमाशय में बेसिकली अम्ल की क्या भूमिका होती है। आपको पता है कि जो स्टमक होता है बेटा, ठीक है, वहाँ पे कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, वहाँ पर आपका पाया जाता है हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि जिसको हम HCl बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है बेसिकली ये करता क्या है कि एक तो सबसे पहली चीज भोजन जो होता है उसका अम्लीय प्रकृति देता है, प्लस अगर कोई बैक्टीरिया हमारे भोजन के साथ आ जाता है तो उनको मारने, यानी कि उन बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है, ठीक है, ताकि हम बीमार ना पड़े। तो इसका ये काम हुआ। नेक्स्ट की बात करें, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन पथ को समझाइए। जैव प्रक्रम वाले में पूरा पढ़ा चुके हैं। अगर कोई बच्चा बेटा न्यू है क्लास में, उसने चैप्टर्स को नहीं देखा है, लाइक फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक को नहीं पढ़ा है, कोई क्लास मिस हो गई है, यूट्यूब पर और ऐप पर सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो भाई आपको पता होना चाहिए, आप जाइए लेक्चर्स को देखिए। कोई भी लेक्चर मिस हुआ है, कोई टॉपिक वीक है तो प्लीज जाइए, आपको बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
चलो, तो श्वसन किसे कहते हैं भाई? सबसे पहली चीज बहुत ही सिंपल सा अभी भी बताया था कि भोजन से, ठीक है, किसको? भोजन से ऊर्जा को क्या करना? निर्मुक्त करना। हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हेडिंग। एंड याद रखना आपका, जैसे श्वसन आप लिखोगे तो श्वसन को इस तरीके से लिखें, अंडरलाइन करें हेडिंग को हमेशा, एंड देन उसके डेफिनेशन। अब श्वसन पद जब बोलते हैं तो हमें ये डायग्राम बनाना पड़ता है। हमें पता है कि ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना ग्लाइकोलाइसिस, एंड ग्लाइकोलाइसिस का होता है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। अब श्वसन जो होता है वो दो तरीके से होता है, वायवीय और अवायवीय। आपका अवायवीय क्या होता है? जो O2 की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। हिंदी में पूरा चार्ट समझाया है, इंग्लिश में भी बताया हुआ है, वापस बोलूंगी, लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्लीज जाकर उनको क्या करना है तुम्हें देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूं, यीस्ट में क्रिया करके क्या बनता है? इथेनॉल CO2, आपका मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल। और वायवीय श्वसन जो होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे CO2 प्लस जल बनता है और ATP के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। ये चार्ट बनाना है। धमनी शिरा की बात करें तो भाई यहाँ पे ये जो है इसके कम से कम बेटा 5 अंतर आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, और 5 ही अंतर जो है वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके या तो बेटा 2 अंतर पूछेंगे या 5 पूछेंगे। देखो 5 पता होंगे तो 2 लिख लोगे, लेकिन 2 पता है तो 5 नहीं लिख पाओगे। तो आपको ट्राई क्या करना है कि एटलीस्ट 5 अंतर जो है वो आपको करने हैं, ठीक है। धमनी हो गई इधर, इधर आपकी शिरा हो गई। आपको पता है कि धमनी में क्या होता है? रक्त हृदय से अंगों की ओर जाता है, जबकि शिरा अंगों से हृदय की ओर क्या करती हैं? रक्त को लेकर जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट, धमनी में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखती है, जबकि शिरा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से नीली दिखती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, शिराओं में अशुद्ध। लेकिन याद रखना कि पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और पल्मोनरी शिरा एक ऐसी शिरा होती है जिसमें आपका शुद्ध रक्त बहता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि शिराएं त्वचा के निकट बाहर की ओर स्थित दिखा रहे हैं और धमनी दूर की ओर, लेकिन वैसे एक अपवाद है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं आपको बता देती हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, वैसे मैंने पहले ही बताए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा आप पॉइंट कर लीजिएगा, एंड फोर्थ वाला, और साथ ही साथ ये आपका 8वां वाला पॉइंट, ये अंतर सफिशिएंट है। रुधिर और लसिका में अंतर, रुधिर और लसिका की बात करूं तो बेटा ये भी आपका 5 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, एंड एटलीस्ट इसके भी आपको, अगर मैं बात करती हूँ, क्या पता होना चाहिए? आपको 5 अंतर पता होने चाहिए। क्लियर है। क्लियर है। चलिए बढ़े आगे, एक बार पॉइंट्स देख लीजिए, इसके आंसर सारे एक बार खुद से। ठीक है, ये लिख लीजिएगा बेटा अपनी कॉपी पे। नेक्स्ट, हो गया। चलिए देखें, एक बार देख लो। सिंपल सा पॉइंट बोला गया बेटा, रुधिर रंगहीन नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसकी वजह से लाल रंग दिखता है, और हीमोग्लोबिन भी किसमें होता है? आरबीसी में। लसिका कैसी होती है बेटा? रंगहीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें क्या होता है भाई? लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अधिक है, जबकि लसिका में क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कम होती है। वहीं पे श्वेत में अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं भाई? रुधिर में फाइब्रिनोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसकी वजह से उसमें रुधिर का थक्का आसानी से बन जाता है। लसिका में कम होता है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी शक्ति होती है कि रुधिर का थक्का यानी कि उसको जमा सके। रुधिर में प्रोटीन की मात्रा अधिक है और यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा कम होती है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया को बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल के साथ समझो। देखो इसका एक डायग्राम है, ठीक है। ठीक है,
ये डायग्राम मैंने आपको पहले ही बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। होता क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है बेसिकली, जो अचानक से होती है। कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे चल रही थी, अचानक चलते चलते मेरे पैर में कांटा चुभा, तो मैंने पैर को ऊपर उठाया, है ना, फिर सोचा अच्छा कांटा चुभ गया। मैं ऐसे बैठी थी, किसी ने मुझे गर्म कप लगा दिया, मैं पहले हाथ झटका, फिर देखा कि हुआ क्या, तो पता लगा किसने कुछ गर्म चीज़ लगाई थी, गर्म कप लगा दिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है बेटा, प्रतिवर्ती क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जो अचानक से होती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप क्या करते हैं, अगर कोई क्रिया हो रही होती है उसके प्रति आप अनुक्रिया को देते हैं। जैसे आपको कुछ गर्म चीज लगी, लेकिन जैसे ही आपको गर्म चीज लगी, आपने हाथ हटाया तेज से, आपने क्या दी अनुक्रिया, कि आपको गर्म, जैसे ही कुछ गर्म लगा आपने हाथ हटा दिया, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पर आ जाओ। इसके साथ आपको ये डायग्राम बनाना जरूरी है, क्लियर, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है नेफ्रॉन की संरचना का आपका सचित्र वर्णन करना। अक्सर इस डायग्राम में बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये जो उसका डायग्राम होता है बच्चे सोचते हैं कि कैसे बनाना है। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, जब वो बोलते हैं कि नेफ्रॉन की संरचना और क्रियाविधि, सबसे पहले आप इसकी संरचना को लिखो, कौन कौन से भाग होते हैं कि भाई इसमें कप जैसी एक संरचना होती है, बोमेन संपोर्ट, उसके अंदर रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है, ग्लोमेरुलस, दोनों मिलकर मेल्पिगियन कोश कहलाते हैं। फिर आगे बढ़ती है अवरोही भुजा आती है, फिर आपकी आरोही, एंड फिर आगे जाके एक संग्राहक नलिका मिल जाती है जिसमें अन्य और भी नलियाँ आकर खुलती हैं, ठीक है। ये सब लिखने के बाद फिर आप इनकी क्रियाविधि को लिखते हैं कि किस तरीके से महाधमनी के जरिए जो ब्लड होता है वो आता है, फिर छनता है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ जाएंगे, टॉपिक डिटेल में है, लेक्चर अवेलेबल है। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिखना है, बहुत ही सिंपल सा है यार। आप एक तरफ अगर लैंगिक भी लिख देते हो, ठीक है, दूसरी तरफ आपको पता है क्या लैंगिक लिखना है। क्लियर, क्लियर है। चलो सबसे पहली चीज आपको पहला पॉइंट तो बहुत ही अच्छे से क्लियर कि लैंगिक जनन जो होते हैं बेटा, यहाँ पे क्या होते हैं कि भाई यहाँ पर आपके दो जीवों की आवश्यकता होती है, सिंपल सी चीज। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भैया, आपके एक जीव की क्या होती है, आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट की बात करें, भाई दो जीव हैं तो कहीं ना कहीं क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, यानी कि भाई यहाँ पर युग्मकों का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पे जब दो जीव हैं तो युग्मकों का निर्माण कैसे होगा। नंबर थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, निषेचन वाला पॉइंट आ जाता है कि युग्मक आपस में मिलेंगे, यहाँ पे निषेचन होता है जबकि अलैंगिक जनन में नहीं होता है। नंबर फोर्थ की अगर मैं बात करूँ, निषेचन होगा तो भाई यहाँ पे क्या बनेगा, अलैंगिक जनन में युग्मनज बनेगा, जबकि अलैंगिक में युग्मनज नहीं बनता। क्लियर। फिफ्थ वाला, दो जीव हैं तो माता पिता दोनों के लक्षण होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में तो एक ही जीव होता है जो जनन की क्रिया में भाग लेता है, यानी कि भाई वहां पे क्या होते हैं बेटा, सिर्फ एक ही के लक्षण आते हैं मातृ कोशिका के। नेक्स्ट है बेटा जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो जाइलम और फ्लोएम में भी आपको क्या करना है कि भाई आपको पता है बेटा जाइलम क्या करता है, जाइलम करता है आपके जल का संवहन, प्लस साथ ही साथ मिट्टी में जो खनिज लवण होता है उनका कर देता है। फ्लोएम क्या करता है बेटा, फ्लोएम जो होता है भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कह सकते हो, संवहन कह सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि भाई जाइलम कैसा होता है बेटा, जाइलम आपका एक दिशीय होता है। क्लियर। जबकि जो फ्लोएम होता है वो पौधे के एक एक भाग में क्या करता है, भोज्य पदार्थों को पहुंचाता है। इट मीन कि वो क्या होता है बेटा आपका, वो आपका द्विदिशीय होता है। क्लियर। नेक्स्ट की बात करूं, जाइलम आपकी चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु। जबकि जो आपका फ्लोएम होता है वो भी चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन वो कौन सी होती हैं, चालनी नलिकाएं, साथ ही सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसका महत्व। देखो सबसे पहले तो बेटा एक ये हेडिंग बनेगी, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, बताइए क्या होता है। सबसे पहले देखो अगर वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो वाष्पोत्सर्जन क्या है कि भाई यहाँ पे जो जल होता है, जो पौधे के पास जितना भी जल होता है, जितना फालतू पानी होता है, वो उसको वाष्प बनाने की, जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन। अब इसका महत्व क्या होता है, देखो दो ही महत्व हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है कि अतिरिक्त जल के निष्कासन में,
कि भाई जितना भी फालतू पानी है उसको भगा, यानी कि अगर हम बात करें हटा देता है पौधा, वाष्प बना के उड़ा देता है, ठीक है, यानी कि अतिरिक्त जल के ठीक है निष्कासन में। एंड सेकंड आ जाता है ताप के नियमन में, ठीक है, दोनों पता होना चाहिए बेटा, दोनों के दोनों काम क्या है, क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, स्वयं परागण और पर परागण में अंतर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ, बट अभी ये मैंने आपको वैसे अगर मैं बात करूँ पढ़ा भी दिया है। स्वयं परागण जो होता है बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ये आपका जो होता है बेसिकली द्विलिंगी आपके जो पुष्प होते हैं उनमें होता है, यानी कि जिसमें नर और मादा एक ही फूल में होते हैं। पर परागण जो होता है अक्सर एक लिंगी में होता है। 11th में जाओगे तो इनके बारे में और नई चीज़ें पता लगेंगी, ठीक है। एंड स्वयं परागण क्या होता है कि भाई यहाँ पे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम क्या होता है बेटा, वो कुछ हवा हो सकता है, जल हो सकता है, लेकिन जो पर परागण होता है वहाँ पे हमें कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, किसको पहुँचाने के लिए, आपका जो परागकण होता है उसको वर्तिकाग्र तक पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट पर आ जाओ, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है बेटा, ये सारा का सारा मैंने पढ़ाया हुआ है डायग्राम, ठीक है। एंड इसमें जो आपके भाग होते हैं, मुख, सेकंड आता है बेटा आपका ग्रास नली, नेक्स्ट आ जाता है अमाशय, फोर्थ आता है आपका छोटी आंत, नेक्स्ट फिफ्थ पर आ जाता है बेटा आपका बड़ी आंत, एंड 6 पर आ जाता है बेटा गुदाद्वार, ठीक है। तो ये सारे के सारे भाग आपको इसी सीक्वेंस में लिखने हैं, एक्सप्लेन करने एक एक भाग को और डायग्राम बनाना है। लेक्चर चाहिए डिटेल में कि मैम एक बार समझा दो, लेक्चर को जाके देखो, सीधा आपको हर चीज डिटेल में पढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। एंड लास्ट आता है हृदय, तो हृदय में आपको ये सारे चीजें लिखनी है, ये जो डायग्राम में ये बनाना है, एंड जो 4 भाग हैं उनको सही तरीके से एक्सप्लेन करना है कि ब्लड आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है, कौन लेकर जा रहा है, किसने रक्त को शुद्ध किया, ये सारी चीजें A to Z आपको इसकी संरचना के साथ साथ इसके क्रियाविधि जब पूछी जाती है तो उसमें आपको लिखना पड़ता है, क्लियर है। चलो, तो अब यहाँ पे ये थे आपके वो क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मैं वापस बोलूंगी तैयारी और भी बहुत बेहतरीन करना है, चाहिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के PDF, चाहिए आपको वन शॉट, चाहते हो डेली प्रॉपर तरीके से क्लासेस एंड रिवीजन भी हो आपका लाइव नवंबर से, तो भाई यहाँ पे क्योंकि टाइम से रिवीजन शुरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, प्रीवियस से क्वेश्चन करना भी ज़रूरी है। अगर सब चीज़ चाहते हो, अपने जानना चाहते हो कि आपको कितनी चीज़ें आ गई हैं, टेस्ट देना चाहते हो, तो वो सब चीज़ें मिलेंगी दहाड़ बैच में, तो बिना किसी परेशानी के दहाड़ बैच को ज्वाइन कर लो अभी, ठीक है, क्योंकि समय है अभी भी अच्छे से पढ़ के टॉप कर सकते हो। एंड चल रहा है रक्षाबंधन का ऑफर, जहां पर आपको सभी कोर्सेज में मिल रही है 50% की छूट, ठीक है। तो भाई आपके YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, जाइए उस फॉर्म को फिल कीजिए, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर, नंबर है 0124715850, ठीक है। तो भाई हम तो तैयारी करा ही रहे हैं आपको हाफ ईयरली एग्जाम की, एंड क्लास में थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले करा दिए, इस बार मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए, इस बार मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, वेरी शॉर्ट से लेके लॉन्ग हर एक क्वेश्चन, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। अगर कोई चैप्टर एक्स्ट्रा आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हैं टॉपिक वाइज कि आपको क्या पढ़ना है, तो बिल्कुल आप मुझसे बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैम से बोले ना बोले, आप बिल्कुल मुझे क्लास के बाद कमेंट कीजिए। मैंने केमिस्ट्री वाली क्लास में भी बोला तो बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करी मैम ये चीज़ में आप एक वीडियो बना दो, तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एंड अगर आपको बायोलॉजी में किसी भी तरीके की लाइक कोई भी चैप्टर में क्वेश्चन समझ नहीं आ रही किस तरीके से, बिल्कुल मुझसे पूछिए, जब तक मैं वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड बाकी चीज़ों के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में एंड एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को, है ना, क्योंकि मेरी क्लास आपकी फ्राइडे को है केमिस्ट्री की, तो मिलते हैं उसी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।